हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ परिवार। मैं हूं मोनिका पाल और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स। तो स्टूडेंट्स, हमारी पिछली क्लास में हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था और चैप्टर 1 में हमने आपको बताया था सिंगल स्टेज एंड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, जो हमारे चैप्टर का नेम है। उसमें हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से मैंने शुरुआत की थी कि जो सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज एम्पलीफायर हैं वो किस तरीके से बने होते हैं और एम्पलीफायर का क्या इंपॉर्टेंस है, यानी एम्पलीफायर क्या काम करता है और एम्पलीफायर सर्किट में हमारा जो मेन कंपोनेंट है या मेन डिवाइस है वो क्या होती है। मैंने बताया था कि हम एम्पलीफायर सर्किट के लिए ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं और उसमें भी हम ट्रांजिस्टर पीएनपी एनपीएन दोनों प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन एनपीएन ट्रांजिस्टर को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर का स्पीड ऑफ ऑपरेशन फास्ट होता है, यानी इसकी प्रतिक्रिया जो होता है, रिस्पॉन्स टाइम, वो कम होता है। तो इसलिए हम एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज़ ज़्यादा करते हैं क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर में जितना भी कंडक्शन होता है, चालन होता है, वो सभी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। इसके अलावा फिर हमने बात की थी कि हम किसी भी सर्किट के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम कौन सी बाइसिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं, यानी कौन से बाइसिंग परिपथ का चुनाव करते हैं। क्योंकि बाइसिंग सर्किट इस तरह का होना चाहिए कि जो कि किसी सर्किट में क्यू पॉइंट के स्टेबलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, यानी उसके द्वारा क्यू पॉइंट या कह लो ऑपरेटिंग बिंदु जो होता है उसका स्टेबलाइजेशन यानी उसका स्थिरीकरण बहुत आसानी से हो जाए। तो कई तरह के हमारे बाइसिंग सर्किट हो सकते हैं, लेकिन हम जो एम्पलीफायर सर्किट के लिए बाइसिंग यूज़ करते हैं वो होती है पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग का यूज़ किया जाता है। क्योंकि पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग सर्किट एक ऐसी बाइसिंग टेक्निक है जिसकी हेल्प से क्यू पॉइंट का स्टेबलाइजेशन यानी क्यू बिंदु का या ऑपरेटिंग बिंदु का स्थिरीकरण बहुत आसानी से हो जाता है। क्लियर? उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि जो हमारे एम्पलीफायर होते हैं उसमें हम कई तरह के कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स का यूज़ भी करते हैं। उन कैपेसिटर का क्या फंक्शन होता है, कुछ इनपुट साइड पे लगे होते हैं, कुछ आउटपुट साइड पे लगे होते हैं, वो सारे कैपेसिटर क्या काम करते हैं, ये चीज़ें हमने आपको बताई थी। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज क्या होता है। फिर से छोटा सा हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स जिनकी पिछली क्लास नहीं देख पाए या उनको पिछली क्लास में कोई डाउट रह गया हो तो उनको फिर से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। देखिए, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, नाम से ही पता चल रहा है सिंगल स्टेज, यानी जिसमें एक ही स्टेज होती है। देखिए, एक ट्रांजिस्टर स्टेज में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है ये आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। कैसे? देखिए, एक ट्रांजिस्टर स्टेज जो हमारी एक एम्पलीफायर स्टेज है यानी एक सिंगल स्टेज में क्या ज़रूरत होती है? सबसे पहले मेन कंपोनेंट हमें क्या चाहिए? ट्रांजिस्टर चाहिए। मैंने बताया कि हम मोर ओवर क्या करते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो एक सिंगल स्टेज के लिए आपको क्या चाहिए? एक ट्रांजिस्टर चाहिए। फिर आप उसे बाइसिंग प्रोवाइड करेंगे तो आपको उसके लिए एक बाइसिंग सर्किट भी लगाना होगा। पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग सर्किट हम लगाते हैं और इनपुट साइड पे हम क्या लगाते हैं? कैपेसिटर लगाते हैं, इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं। आउटपुट साइड पर भी हम एक कैपेसिटर लगाते हैं। इन इनपुट कैपेसिटर और आउटपुट कैपेसिटर को मैंने बताया था, इनको हम कपलिंग कैपेसिटर या ब्लॉकिंग कैपेसिटर्स भी कहते हैं। क्लियर? फिर साथ ही साथ हम एमिटर और कलेक्टर में करंट को लिमिट करने के लिए कुछ रेजिस्टेंस लगाते हैं। कलेक्टर साइड जो रेजिस्टेंस लगाते हैं उसे कलेक्टर रेजिस्टेंस कहते हैं। एमिटर साइड जो रेजिस्टेंस लगा होता है उसे एमिटर रेजिस्टेंस कहते हैं। और एमिटर टर्मिनल के पैरेलल में भी एक कैपेसिटर का यूज़ करते हैं जिसे हम बाईपास कैपेसिटर या एमिटर कैपेसिटर भी कहते हैं। तो कुल मिला के कुछ हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है सर्किट की, हमें ये कंपोनेंट चाहिए और उन सारे बेसिक कंपोनेंट्स को मिला के हम एक सर्किट बनाते हैं। तो ये हमारा कहलाता है एक सिंगल यानी एक एकल जो हमारी स्टेज है वो हमारी कहलाती है सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। यानी हमने एक ट्रांजिस्टर लगाया, कुछ रेजिस्टर लगाए, कुछ कैपेसिटर लगाए, इनपुट सिग्नल अप्लाई करा और आउटपुट सिग्नल उससे रिसीव करा। तो ऐसा एम्पलीफायर जिसमें एक ट्रांजिस्टर स्टेज होती है वो हमारा कहलाता है सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पर? मुद्दा ये है कि सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का जो गेन है वो बहुत अधिक नहीं होता। गेन किसी एम्पलीफायर सर्किट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। किसी एम्पलीफायर का गेन अधिकतम से अधिकतम होना चाहिए, यानी मैक्सिमम गेन हमें उससे मिलना चाहिए। गेन क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। यानी अगर आप वोल्टेज गेन की बात कर रहे हैं, गेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। अगर वोल्टेज गेन की बात कर रहे हैं तो ए वी, करंट गेन की बात कर रहे हैं तो ए आई, पावर गेन की बात कर रहे हैं तो ए पी। अलग अलग डिनोशन से हम इन्हें डिनोट करते हैं। ए वी मतलब
गेन कौन सा, वोल्टेज गेन, ए आई मतलब गेन कौन सा, करंट गेन, ए पी मतलब गेन कौन सा, पावर गेन। क्लियर। तो हम एम्पलीफायर स्टेज के लिए अलग अलग गेन कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि वोल्टेज गेन, करंट गेन, पावर गेन। तो अच्छा एम्पलीफायर वो माना जाता है जिसका गेन जितना ज़्यादा हो। तो हम क्या चाहते हैं, एम्पलीफायर का गेन क्या हो, मैक्सिमम। और गेन होता क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट। यानी अगर हम एवी की बात कर रहे हैं यहाँ पर वोल्टेज गेन की, तो क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। इसी तरह से करंट गेन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। सिमिलरली अगर हम बात करें पावर गेन की, तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। क्लियर। तो यानी आउटपुट हमें क्या मिला विद रेफरेंस ऑफ इनपुट, आपको इनपुट के संदर्भ में कितना आउटपुट प्राप्त हुआ वो कहलाता है हमारा गेन। और गेन का जो यूनिट होता है वो होता है डीबी। ठीक है, गेन का जो यूनिट होता है, गेन का मात्रक, वो डीबी होता है। क्लियर। तो एम्पलीफायर स्टेज का गेन उतना मैक्सिमम होना चाहिए, जितना ज़्यादा मैक्सिमम होगा उतना ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर सिंगल स्टेज एम्पलीफायर की बात करें तो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का गेन उतना ज़्यादा नहीं होता। तो एम्पलीफायर सर्किट से ज़्यादा गेन प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, कई सारी स्टेजेस को आपस में जोड़ देते हैं, कास्केड कर देते हैं, आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो जब हम कई सारी एम्पलीफायर स्टेज को आपस में कनेक्ट करते हैं, तब उस तरह का जो हमारा एम्पलीफायर होता है वो कहलाता है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। यानी इसको हिंदी में कहेंगे बहुस्तरीय या बहुचरण, जो भी आप लिखना चाहें, बहुस्तरीय प्रवर्धक। यानी ऐसा प्रवर्धक जिसमें कई सारे स्टेजेस हों, कई सारे स्तर हों, चरण हों, तो वो कहलाएगा हमारा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। ये भी डिस्कस करेंगे, ये भी हमारा टॉपिक है कि मल्टी स्टेजिंग क्यों आवश्यक है, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का यूज़ क्यों किया जाता है। तो आपको बस इतना छोटा सा पॉइंट दिमाग में बिठा लेना है कि सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का गेन उतना सफिशिएंट नहीं होता, यानी हमें कम गेन प्राप्त होता है सिंगल स्टेज से। तो अधिक गेन प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, कई सारी एम्पलीफायर स्टेज को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। और इसे ऐसे नहीं कि डायरेक्टली हमने कनेक्ट कर दिया, कुछ हमारी कनेक्ट करने की टेक्निक सर्किट होते हैं जिनकी हेल्प से उन्हें हम कहते हैं कपलिंग टेक्निक, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। डिफरेंट कपलिंग टेक्निक होती है, कपलिंग की विधियां होती हैं। अलग अलग कपलिंग विधि से हम एक ट्रांजिस्टर स्टेज को दूसरी ट्रांजिस्टर स्टेज से, या एक एम्पलीफायर स्टेज को दूसरी एम्पलीफायर स्टेज से कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से जो हमें मिलता है वो कहलाता है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। और मल्टी स्टेज एम्पलीफायर यूज़ करने का जो मुख्य उद्देश्य है, हमारा मेन पर्पस जो है वो यही है कि हमें गेन क्या मिले, जितना ज़्यादा मिल सके तो हम उतनी स्टेजेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। अब होता क्या है, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में गेन जो होता है, अगर आपने दो स्टेज आपस में कनेक्ट कर दी, मान लीजिए ऐसे मैं रफली बना रही हूँ, ये स्टेज 1 है और ये स्टेज 2 है। ठीक है, मान लीजिए इसका वोल्टेज गेन AV1 और इसका AV2, तो टोटल गेन जो हो जाता है वो दोनों का क्या हो जाता है, प्रोडक्ट, दोनों की गुणा हो जाएगी। क्लियर। इसके एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी मैं आपको बता दूंगी ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो ये हमने एक 2 स्टेज का मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बना लिया जिसमें 2 स्टेज है। पहली स्टेज का गेन है AV1, दूसरी स्टेज का गेन है AV2। तो जब टोटल गेन जो अब होगा इसका, वो दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है, दोनों का गुणनफल। तो आप देख रहे हैं टोटल गेन AV इक्वल्स टू हो गया AV1 इंटू AV2। तो हम जितनी ज़्यादा एम्पलीफायर स्टेज इसमें कनेक्ट करते हैं, गेन उतना ही ज़्यादा हमें प्राप्त होता जाता है। तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर यूज़ करने का बस मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें गेन क्या मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। और एक स्टेज को दूसरी स्टेज से जोड़ने के लिए हम करते हैं यूज़ किसका, डिफरेंट कपलिंग विधियों का। कई सारे कपलिंग विधि होती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी कपलिंग विधियाँ होती हैं। तो इन कपलिंग विधियों द्वारा एक स्टेज को दूसरी स्टेज से कनेक्ट कर देते हैं। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि हमने ये एक स्टेज और ये बीच में हमने दिखा दिया ये क्या है, कोई कपलिंग डिवाइस है। तो एक स्टेज को दूसरी स्टेज से किसी कपलिंग डिवाइस के माध्यम से जोड़ देते हैं। क्लियर। तो आपको इतना तो समझ में आया सिंगल स्टेज एम्पलीफायर क्या होता है और मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्या होता है। सिंगल स्टेज एम्पलीफायर सर्किट में बच्चों एक ही
एम्पलीफायर स्टेज होती है, यानी एक ट्रांजिस्टर लगा होगा और उससे रिलेटेड सारी सर्किटरी जैसे कि हमारा रजिस्टर, कैपेसिटर, ये सब लगे होते हैं, बाइसिंग सर्किट लगे होते हैं, तो ये कहलाता है हमारा सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। लेकिन सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का गेन बहुत कम होता है। अधिक गेन प्राप्त करने के लिए, टू अचीव मोर गेन, हम क्या करते हैं, कई सारी एम्पलीफायर स्टेज को आपस में कपलिंग विधि द्वारा जोड़ देते हैं और इस तरह से जो हमें एम्पलीफायर मिलता है वो कहलाता है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, या इसको हिंदी में बहुस्तरीय प्रवर्धक कहते हैं। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में टोटल गेन जो होता है वो हर एक स्टेज के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी कुल गेन होगा सभी स्टेजेस के गेन के गुणनफल के। क्लियर? तो ये हो गया हमारा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। अब चूंकि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर समझने से पहले हमें ज़रूरत है कि सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का इंट्रोडक्शन थोड़ा बताया था। हम सिंगल स्टेज एम्पलीफायर के बारे में ही डीपली अब बात करेंगे कि सिंगल स्टेज एम्पलीफायर क्या होता है, किस तरीके से ये ऑपरेशन करता है, यानी क्या इसकी कार्यविधि है, कैसे ये काम करता है, इसका सर्किट एनालिसिस करेंगे कंप्लीट कि इसमें कौन कौन से हमारे कंपोनेंट्स लगे हैं, क्या उनका काम है और किस तरीके से जो हमारा आउटपुट इसमें मिलता है वो किस तरीके से हमें जनरेट होता है, कैसा आउटपुट हमें इसमें मिलता है। तो सबसे पहले हम सर्किट को ही समझ लेते हैं कि सर्किट में हमारे क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। तो आप देख रहे हो लिखा हुआ है सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर सर्किट, यानी एक इसमें सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर है, एक ही ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, एक स्टेज है, ये सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट किसी एम्पलीफायर के लिए होती है। मैंने बताया था किसी एम्पलीफायर सर्किट को बनाने के लिए सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा मेन कंपोनेंट जो कि है ट्रांजिस्टर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मेन कंपोनेंट क्या है, ट्रांजिस्टर है। और ट्रांजिस्टर कौन सा ट्रांजिस्टर है आपको एरो से पता चल रहा है। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि इस एरो की डायरेक्शन को देखकर आप ट्रांजिस्टर का पता लगा सकते हैं। अगर एरो बाहर की तरफ है तो NPN है, एरो अंदर की तरफ है तो PNP। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एरो बाहर की तरफ है तो ये क्या है, NPN ट्रांजिस्टर है। क्लियर? तो NPN ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है। फिर ट्रांजिस्टर की डिफरेंट हमारी क्या हो सकती है, कन्फिगरेशन हो सकती है, विन्यास हो सकता है, क्योंकि ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस। ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल वाली युक्ति है। तो हम इसमें क्या करते हैं, किसी एक टर्मिनल को इनपुट की तरह, किसी दूसरे टर्मिनल को आउटपुट की तरह और एक टर्मिनल को कॉमन टर्मिनल की तरह यूज करते हैं। यानी एक तो इनपुट हो गया, एक आउटपुट हो गया और एक क्या हो जाएगा, कॉमन टर्मिनल। तो उसके बिहाफ पे इसकी 3 पॉसिबल कन्फिग्रेशन हो सकती है। मैंने बताया था कौन कौन सी हो सकती है, CB यानी कॉमन बेस, दूसरी हो सकती है हमारी कॉमन इमीटर और तीसरी हमारी हो सकती है कॉमन कलेक्टर। ये है हमारी ट्रांजिस्टर कन्फिग्रेशन। यानी ट्रांजिस्टर को आप किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर रहे हो, यानी किसको आप इनपुट लेंगे, किसको आउटपुट लेंगे, है ना, कौन से टर्मिनल को कॉमन रखेंगे। तो उसके बिहाफ पे 3 पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो सकती है, कॉमन बेस, कॉमन इमिटर और कॉमन कलेक्टर। ठीक है? तो इसमें कॉमन बेस से मतलब है बेस टर्मिनल कॉमन होगा, हम एमिटर को इनपुट, कलेक्टर को आउटपुट, इसी तरह से कॉमन एमिटर, इसी तरह से कॉमन कलेक्टर। क्लियर? तो हम इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रिफर करते हैं, मैंने बताया था हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में गेन अधिकतम होता है। तो हम बताया था मैंने कि एम्पलीफायर सर्किट में हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है गेन, कि हमारा एम्पलीफायर सर्किट का गेन अधिकतम होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो उसके लिए हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन या हिंदी में इसको विन्यास भी कहते हैं, है ना, उभयनिष्ठ एमिटर विन्यास। क्लियर? तो हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर का। तो आप देख रहे हो यहाँ ट्रांजिस्टर लगा है, NPN ट्रांजिस्टर है और एमिटर टर्मिनल कॉमन है। आप देखिए ये हमारा एमिटर है, ये टर्मिनल एमिटर, ऊपर वाला कलेक्टर और ये जो है ये क्या है, बेस। तो आप देख रहे हैं ना, एमिटर क्या है, ग्राउंड है, यानी एमिटर कॉमन है,
बेस को क्या दिया है, वी इन यानी इनपुट दिया है, और कलेक्टर पर क्या लिया है, आउटपुट। यानी आप देख पा रहे हैं ये आउटपुट साइड, ये इनपुट साइड, और ये टर्मिनल क्या है, कॉमन है। क्लियर? तो यहाँ पर बेस को हम इनपुट टर्मिनल की तरह, कलेक्टर को आउटपुट टर्मिनल की तरह, और हमारा कॉमन टर्मिनल क्या है, एमीटर है। क्लियर? तो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ये है हमारी कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? तो हमारी रिक्वायरमेंट पहली हमें क्या चाहिए, ट्रांजिस्टर चाहिए। पीएनपी की जगह हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर को प्रेफर किया। फिर हमने कॉन्फ़िगरेशन देखी, हमने कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ली। अब उसके बाद आती है बाइसिंग टेक्निक, आप कौन सी लगा रहे हैं। तो बाइसिंग टेक्निक अलग अलग हो सकती हैं। तो हम इसमें जो बाइसिंग यूज़ करते हैं एम्पलीफायर सर्किट में, मोस्टली हम यूज़ करते हैं पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग। ठीक है, तो हम कौन सी बाइसिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग सर्किट। इसमें क्या है, आप देख रहे हो यहाँ दो जो रेजिस्टेंस है ये R1 और R2, ये इस पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग सर्किट का पार्ट है, जो कि क्या कर रहे हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो इस यहाँ पर जो पोटेंशियल है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। RC जो लगा है यहाँ पर, ये क्या है, कलेक्टर रेजिस्टेंस। क्लियर? तो हमने क्या क्या चीज़ें देखी, एक हमें ट्रांजिस्टर चाहिए, एनपीएन ट्रांजिस्टर। हमने कौन सी कॉन्फ़िगरेशन ली, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग सर्किट लगा दी। तो हमने ये सारी इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। अब किसी एम्पलीफायर सर्किट में बच्चों, एम्पलीफायर क्या है, ये एसी एक हमारा ऐसा सर्किट है जिसमें एसी और डीसी दोनों काम करते हैं। क्यों? आप देखिए, आपने इसको बाइसिंग देने के लिए वीसीसी प्रोवाइड करी है, जो कि एक डीसी सप्लाई है, और आप इसके इनपुट पर जो सिग्नल दे रहे हैं वो कैसा है, साइनोसॉइडल है, यानी ऑल्टरनेटिंग नेचर का है। तो एम्पलीफायर सर्किट में एसी और डीसी दोनों ही काम करते हैं, लेकिन एम्पलीफायर सर्किट में जो डीसी का काम होता है वो होता है बाइसिंग के लिए, और एम्पलीफिकेशन का जो काम होता है वो किस पर होता है, एसी पर होता है। क्लियर? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एसी और डीसी दोनों काम कर रहे हैं। तो एसी डीसी किसी तरह से मिक्स ना हो जाए आपस में, यानी एसी सिग्नल और डीसी सिग्नल आपस में मिक्सअप ना हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ कैपेसिटर्स का यूज़ करते हैं। तो इसमें तीन तरह के कैपेसिटर्स हमारे होते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर सीसी और सीसी लगा है। इसको वैसे आप ज़्यादा बेहतर ये होगा मेरे हिसाब से, आप इसे C1 C2 लिखें। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ तीन कैपेसिटर लगे हैं, C1 C2 और तीसरा लगा है CE। इनपुट पर लगा है C1, आउटपुट पर लगा है C2 और तीसरा लगा है CE। इनपुट साइड वाला जो कैपेसिटर है इसको इनपुट कैपेसिटर भी कह देते हैं, आउटपुट साइड पे लगा तो इसको आउटपुट कैपेसिटर भी कह देते हैं। बाकी इन C1 C2 का नाम है ब्लॉकिंग कैपेसिटर, ब्लॉकिंग, या इनका नाम है कपलिंग कैपेसिटर। ठीक है, इनका नाम है ब्लॉकिंग या कपलिंग कैपेसिटर। तो इसका नाम कपलिंग कैपेसिटर है ना, इसीलिए इसको हम CC से भी डिनोट कर देते हैं। C मतलब कपलिंग और C दूसरे C का मतलब है कैपेसिटर। तो इनको ब्लॉकिंग कैपेसिटर या कपलिंग कैपेसिटर भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, देखिए कैपेसिटर मैं पहले भी बता चुकी, कैपेसिटर क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस है जो कि वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है, यानी वोल्टेज वेरिएशन का अपोज करता है। तो जैसी ही ऑल्टरनेटिंग करंट इसमें फ्लो होती है उसको तो ये पास होने देता है, डीसी को पास नहीं होने देता, यानी ये डीसी को ब्लॉक करेगा और एसी को क्या करेगा, पास। क्योंकि यहाँ जो हमारा मेन मकसद है एम्पलीफायर को यूज़ करने का वो ये है कि जो इनपुट पर एसी सिग्नल हमने अप्लाई किया है उस एसी सिग्नल को क्या कर दे, एम्पलीफाई कर दे। तो एम्पलीफिकेशन का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो किस पर काम करेगा, केवल एसी सिग्नल पर काम करना चाहिए, डीसी पर नहीं, यानी डीसी का कोई प्रभाव उस एसी सिग्नल पर नहीं पड़ना चाहिए। तो इसीलिए हमने स्टार्टिंग में ही एक कैपेसिटर लगा दिया C1। ये जो कि कपलिंग कैपेसिटर है या ब्लॉकिंग कैपेसिटर है, क्या करता है, केवल एसी को पास होने देता है, एसी कंपोनेंट्स को, डीसी को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है।
तो ये क्या करता है, जो हमारा सिग्नल है उसी को प्योरली पास होने देता है, डीसी का कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ने देता। सिमिलरली अगर हम आउटपुट साइड पे बात कर लें, आउटपुट साइड पर भी एक कैपेसिटर लगा है जिसको हमने C2 से डिनोट किया है, या इसको कई बार CC भी लिख देते हैं। ये भी एक तरह का कपलिंग कैपेसिटर ही है, या इसको ब्लॉकिंग कैपेसिटर भी कह देते हैं। ये भी क्या करता है, आउटपुट पे यानी इधर कलेक्टर साइड अगर किसी वजह से कुछ हमारे जो डीसी कंपोनेंट्स हैं उनको ये ब्लॉक कर देता है और एसी को प्योरली पास होने देता है। तीसरा जो हमारा कैपेसिटर है जिसको हमने CE से डिनोट करा है, इस CE को हम एमीटर कैपेसिटर लिखा है ना, CE मतलब C मतलब कैपेसिटर और E मतलब एमीटर, तो हम इसको एमीटर कैपेसिटर या बाईपास कैपेसिटर भी कहते हैं। ये क्या करता है कि हमारे इधर एमीटर टर्मिनल पर अगर किसी वजह से जो एसी कंपोनेंट्स हैं वो उत्पन्न हुए हैं उसको क्या कर देता है, ये बाईपास करके ग्राउंड कर देता है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो हमारी ये एमीटर वोल्टेज है, एमीटर पे होने वाला जो वोल्टेज ड्रॉप है, ये इस VBE वोल्टेज को यानी इनपुट के साइड जो वोल्टेज है VBE इसको कम कर देगा, जो कि कम नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एमीटर में एमीटर रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक कैपेसिटर हमने लगा दिया जो कि इन कंपोनेंट्स को क्या कर देता है, बाईपास कर देता है और बाईपास करके ग्राउंड कर देता है। क्योंकि एसी के लिए किसकी तरह काम करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। तो जो एसी कंपोनेंट्स यहाँ उत्पन्न हुए हैं उनको ये शॉर्ट सर्किट होते हुए इधर से ग्राउंड हो जाएंगे, यानी ये क्या कर रहा है, बाईपास करने का काम कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बाईपास कैपेसिटर कहते हैं। क्लियर। ये हमारा कंप्लीट हम बात कर रहे हैं सिंगल स्टेज एम्पलीफायर की। तो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब बात करते हैं इसके ऑपरेशन की, यानी किस तरह से ये काम करता है। इसको मैं मिटा दूं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं करा तो आप स्क्रीनशॉट ले लें ज़रूर इसका। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं इसके ऑपरेशन की, यानी किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, इसके ऑपरेशन की अगर हम बात करें, एक मैं फॉर्मूला लिख रही हूं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कुछ वैल्यू मैंने लिखी हैं। यहाँ पे पहला ही आप देख रहे हो VCE यानी एमिटर और कलेक्टर के मध्य वोल्टेज। अब देखिए अगर आउटपुट की बात कर रहे हैं, आउटपुट क्या है, कलेक्टर और एमिटर के बीच की जो वोल्टेज है वही क्या है, हमारी आउटपुट वोल्टेज। यानी आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन जो है वो ये हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू हो जाएगी, आउटपुट वोल्टेज को डिनोट करेंगे VCE से, यानी कलेक्टर और एमिटर के बीच जो वोल्टेज है वही क्या है, हमारी आउटपुट वोल्टेज। तो VCE इज इक्वल्स टू होगा VCC, यानी यहाँ पर कलेक्टर पर जो वोल्टेज है माइनस इस कलेक्टर में प्रवाहित होने वाली धारा IC, यहाँ पर क्या हो जाएगी, कलेक्टर में प्रवाहित होने वाली धारा IC इंटू RC, यानी कलेक्टर टर्मिनल में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप। तो टोटल आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू हो जाएगी VCC माइनस IC RC। अब क्या होगा, जब हमने इनपुट पर कोई सिग्नल इसको अप्लाई किया, एक्सप्रेशन तो आपको समझ में आ गया ना बच्चों, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि हम एम्पलीफायर के लिए आउटपुट एक्सप्रेशन का फॉर्मूला हो जाएगा VCE इज इक्वल्स टू VCC माइनस IC RC, यानी ये जो आउटपुट हम वोल्टेज ले रहे हैं ये क्या हो जाएगी, कलेक्टर और एमिटर के अक्रॉस वोल्टेज इज इक्वल्स टू होगी VCC माइनस ये, यानी कितनी वोल्टेज इसको हमने दी कलेक्टर पे, माइनस ये होने वाला वोल्टेज ड्रॉप। क्लियर। अब जब हम इस पर कोई इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे यानी साइनोसॉइडल सिग्नल अप्लाई करेंगे, तो पहले ही हाफ में आप देख रहे हैं जैसे इनपुट सिग्नल हमने अप्लाई किया तो पहली साइकिल है पॉजिटिव और दूसरी है नेगेटिव। क्लियर। यानी जैसे इनपुट सिग्नल आपने इस पर अप्लाई करा जो कि साइनोसॉइडल नेचर में है, एनालॉग नेचर का है, तो उसकी पहली साइकिल पॉजिटिव आएगी और दूसरी क्या आएगी, नेगेटिव। अब जैसे ही हम क्या करते हैं, इस पर इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, VBE का मान बढ़ने लगता है। यानी हमने इनपुट सिग्नल बढ़ाया, दिया इसको, तो हमारे बेस और एमिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, यानी किसकी बात करें, इनपुट वोल्टेज, आप देख रहे हैं ना, VBE क्या है, इनपुट वोल्टेज। जैसे मैंने बताया था ना, VCE क्या है, आउटपुट, इसी तरह से VBE क्या है, इनपुट।
तो जब हम इनपुट सिग्नल देते हैं तो VBE का मान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। क्लियर है? जब VBE का मान बढ़ेगा तो यहाँ पर ये IC और RC का मान भी बढ़ने लगता है, यानी ये वाला जो पोर्शन है आपका ये क्या करने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, इनपुट अप्लाई करते हैं, इनपुट अप्लाई करने पर VBE का मान बढ़ने लगता है, जिससे IC/RC का मान भी बढ़ने लगता है। अब जब ये पोर्शन बढ़ेगा, जितना ज़्यादा ये वैल्यू बढ़ेगी उतना ज़्यादा ये ओवरऑल वैल्यू में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। जितना IC/RC का मान बढ़ेगा उतना हमारी आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, कम आएगी, यानी आउटपुट वोल्टेज जो है VCE वो क्या होगी, घटेगी। ठीक है, और VCE का मान घटने से हमें आउटपुट पे मिलेगी नेगेटिव साइकिल। यानी अगर आपने सिग्नल ऐसा दिया है, आपने सिग्नल में साइकिल कैसी दी, पॉजिटिव, तो आउटपुट पे साइकिल आपको मिलेगी नेगेटिव। ठीक है, क्यों मिली नेगेटिव ये आपको समझ लेना है इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से, कि जो हमारा आउटपुट का एक्सप्रेशन है VCE = VCC - IC/RC, जैसे ही इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं तो VBE यानी बेस और एमिटर के बीच जो वोल्टेज है उसका मान बढ़ता है और IC/RC का मान भी बढ़ता है, जिससे हमारी आउटपुट वोल्टेज यानी VCE घटने लगती है और हमें आउटपुट पे कैसी साइकिल मिलती है, नेगेटिव साइकिल। अब जैसे ही साइकिल चेंज होती है, यानी अब इनपुट पर कैसी मिल रही है, नेगेटिव साइकिल, तो ठीक इसका उल्टा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। जैसे ही नेगेटिव साइकिल देंगे तो VBE का मान अब क्या होगा, नेगेटिव साइकिल में क्या होगा, इनपुट के नेगेटिव साइकिल में VBE का मान अब घटने लगेगा, IC/RC का मान भी अब घटने लगेगा और आउटपुट वोल्टेज जो आपकी है यानी VCE इसका मान होगा बढ़ जाएगा और हमें आउटपुट पे कैसी साइकिल मिलेगी, पॉजिटिव साइकिल। क्लियर? तो अब हमें मिलेगा यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल मिल जाएगा। क्लियर? फिर से समझा देते हैं इस बात को कि एम्पलीफायर स्टेज के लिए, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर की बात हो रही है, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर के लिए आउटपुट का एक्सप्रेशन VCE = VCC - IC/RC है, जहां VCE आउटपुट वोल्टेज है, VCC हमारी सप्लाई वोल्टेज, IC/RC हमारी IC कलेक्टर में धारा और RC कलेक्टर रेजिस्टेंस। जैसे हम इनपुट सप्लाई अप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव साइकिल में क्या होता है, VBE का मान बढ़ता है और IC/RC का मान भी बढ़ता है, जिससे आउटपुट की वैल्यू कम हो जाती है और हमें कैसी साइकिल मिलती है, नेगेटिव साइकिल। इसके विपरीत जब इनपुट की नेगेटिव साइकिल आती है तो VBE का मान कम हो जाता है, IC/RC का मान भी कम होता है और आउटपुट वोल्टेज में वृद्धि हो जाती है, जिसके फलस्वरूप हमें आउटपुट पे कैसी मिलती है, पॉजिटिव साइकिल मिलती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल का स्वरूप थोड़ा सा अलग है। हालांकि एम्प्लीफिकेशन तो यहाँ पर हुआ, ये सिग्नल कम एम्पलीट्यूड का था और इसके आयाम में वृद्धि हो गई, इसकी पावर बढ़ गई, लेकिन क्या हुआ, ये इन्वर्टेड मिला, 180 डिग्री क्या मिला, आउट ऑफ फेज। यानी इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल में क्या है, फेज शिफ्ट उत्पन्न हो गया, फेज का अंतर उत्पन्न हो गया, कितना, 180 डिग्री। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पॉजिटिव मिल रही है और ये ठीक इसके अपोजिट 180 डिग्री नीचे मिल रही है, तो यहाँ इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल में क्या है, 180 डिग्री का फेज अंतर उत्पन्न हो जाता है, फेज शिफ्ट प्रोड्यूस हो जाता है। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। बात कर लेते हैं इसके गेन की। देखिए गेन क्या होता है, मैंने बताया था कि हम वोल्टेज गेन को डिनोट करते हैं AV से, AV से हम गेन को डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा चेंज इन
AC आउटपुट, यानी जो आउटपुट मिला उसमें क्या चेंज हुआ, अपॉन चेंज इन AC इनपुट, यानी आपने इसको कितना इनपुट दिया, यानी R0 के अक्रॉस जो भी आउटपुट रेजिस्टेंस मिला है उसके अक्रॉस आपको जो AC मिली है उसमें क्या चेंज उत्पन्न हुआ विद रिस्पेक्ट टू इनपुट AC। ठीक है, तो ये हो जाएगा R0 डेल्टा IC अपॉन VBE। यहाँ ये है आउटपुट में परिवर्तन, यानी चेंज इन आउटपुट, और ये है इनपुट में परिवर्तन। क्लियर? इसका एक्सप्रेशन पहले मैं कंप्लीटली लिख देती हूँ फिर आपको समझाते हैं। ये देखिए, आउटपुट वोल्टेज, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस R0 और चेंज इन इनपुट वोल्टेज। तो R0 के अक्रॉस जो चेंज होगा वो हो जाएगा आउटपुट पे फ्लो होने वाली करंट, यानी IC में परिवर्तन, डेल्टा IC, इसलिए हमने डेल लिखा है। जब भी हम परिवर्तन को डिनोट करते हैं तो डेल्टा लिखते हैं। R0 क्या है, आउटपुट रेजिस्टेंस, और इनपुट वोल्टेज क्या है, VBE। तो इनपुट वोल्टेज हो गई VBE, तो आउटपुट में परिवर्तन अपॉन इनपुट में परिवर्तन। अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ एक संबंध होता है बीटा इज इक्वल्स टू IC अपॉन IB। जो ट्रांजिस्टर कन्फिग्रेशन होती है, डिफरेंट ट्रांजिस्टर कन्फिग्रेशन, चूंकि यहाँ कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन हमने यूज करी है, तो कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन में करंट गेन बीटा इज इक्वल्स टू होता है IC अपॉन IB। तो इस संबंध से हमने लिख दिया IC इज इक्वल्स टू बीटा IB। तो IC की जगह क्या लिख दिया, बीटा IB लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ डेल IC की जगह हमने क्या लिख दिया, बीटा डेल IB अपॉन VB हमारा चल ही रहा था। अब ये जो पूरा रेशियो है, ये इनपुट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू हो जाएगा इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट। ठीक है, R इनपुट, इस सर्किट का जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा इनपुट वोल्टेज यानी VBE अपॉन डेल्टा IB यानी इनपुट धारा। IB हमारी बेस इनपुट है ना, तो हमारी इसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या हो जाएगी, इनपुट धारा। तो इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट धारा, इसको हमने डिनोट कर दिया RI से, तो ये पूरे इसकी जगह हमारा आ गया RI। तो हमारा फॉर्मूला जो आ गया गेन का, AV इज इक्वल्स टू R0 बीटा अपॉन RI, यानी किसी एम्पलीफायर सर्किट में गेन निर्धारित करने के 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर आ गया, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस और उसका करंट गेन। क्लियर? तो अगर हमें करंट गेन, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस पता है तो हम उसका वोल्टेज गेन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा सिंगल स्टेज एम्पलीफायर सर्किट क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, यानी इसका कंप्लीट ऑपरेशन जो है वो हमने पढ़ा और सर्किट का कंप्लीट एनालिसिस भी हमने पढ़ा। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्या होते हैं और मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का क्यों यूज़ किया जाता है। तो आज की क्लास बच्चों बस यहीं पर ख़त्म होती है। अगली क्लास में हम आपसे बात करेंगे हाइब्रिड पैरामीटर की, साथ साथ उससे पहले कुछ छोटे मोटे हमारे टॉपिक है, जैसे कि AC लोड लाइन क्या होती है, जो कि हमारी ट्रांजिस्टर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। DC लोड लाइन क्या होती है, तो AC लोड लाइन का कॉन्सेप्ट, DC लोड लाइन का कॉन्सेप्ट, और साथ साथ H पैरामीटर यानी हाइब्रिड पैरामीटर के बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स जल्दी ही आपसे अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।